हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है ये प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी दोस्तों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होंगे इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है दोस्तों यूनानी आक्रमण। इससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों में जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिएगा, यूनानी आक्रमण के बारे में से संबंधित फैक्ट। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 6ठी शताब्दी बीसी के मध्य दोस्तों ईरान में जो है कुरुस अथवा साइरस द्वितीय ने जो है हखामनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसको याद रखिए, कहाँ पर? ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने? कुरुस, अथवा दूसरा नाम उसका है साइरस द्वितीय। नेक्स्ट है दोस्तों बेहिस्तून पारसीपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख। ये 3 अभिलेख है दोस्तों, बेहिस्तून, पारसीपोलिस और नक्श ए रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है। ये तीनों अभिलेख दोस्तों दारा प्रथम के शासन के समय का है। और दारा प्रथम का शासनकाल क्या है? 522 बीसी से 486 बीसी तक। इनसे दोस्तों भारत पारसिक संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख से दोस्तों भारत और पर्शियन गल्फ के बीच जो दोस्तों देश है उन देशों के साथ जो है भी संबंध की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है ये अभिलेख से। उसके बाद है दोस्तों दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। ठीक है, बेहिस्तून अभिलेख में जो है दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांत का उल्लेख है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत जो है ये दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से जो है 360 टैलेंट स्वर्ण गोल्ड दोस्तों धूलि की आय प्राप्त होती थी। दारा को ये भारत से जो 20वां प्रांत था दारा प्रथम का दारा। उसके बाद है दोस्तों टेसियस जो है अर्थ जर्कसीज का राजवैद्य था। ये टेसियस जो है ये अर्थ जर्कसीज का राजवैद्य था। पारंपरिक संपर्क के परिणाम स्वरूप जो है भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। ये पारसिक जो संपर्क हुआ दोस्तों, ये पर्शियन गल्फ जो है उसके कंट्री को दोस्तों से जब संपर्क हुआ वही है पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर यानी भारत के जो पश्चिम और उत्तर सीमा प्रदेश है दोस्तों उसमें खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप जो ईरानी अरामेइक लिपि से उत्पन्न हुई थी। ये जो है दोस्तों खरोष्टी लिपि किससे उत्पन्न हुई थी? ईरानी अरामेइक लिपि से। ठीक है, फारसी जो है दोस्तों स्वर्ण मुद्रा डेरिक, फारसी स्वर्ण मुद्रा डेरिक तथा रजत मुद्रा जो है ये सिगलोई कहलाती थी। तो ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है यूनानी से संबंधित कि फारसी जो गोल्ड मुद्रा करेंसी थी वो डेरिक कहलाता था और रजत जो सिल्वर मुद्रा था दोस्तों ये सिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के जो है ये ईरानी सिक्के सिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित मात्रा में थी। तो इसको याद रखिए, सिगलोई जो रजत सिल्वर मुद्रा है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों और बौद्ध ग्रंथ में 8 मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। यानी धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। किसको? धनानंद को यूनानी लेखक अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। कौन? जेनोफोन। भद्रसाल उसका सेनापति था। धनानंद का सेनापति कौन था दोस्तों? भद्रसाल था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों
सिकंदर जो है मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर कौन था? ये मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद दोस्तों 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला था। किसको ध्वस्त करके दोस्तों? हखामनी साम्राज्य को, जो कि ईरान में था। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद दोस्तों 325 बीसी में के सितंबर माह में सिकंदर जो है कितना 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 बीसी के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया, यानी वापस हो गया पाटल से यूनान के लिए। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब और सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। नेक्स्ट है दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एक सीमांत गणराज्य था। अशोक जो था दोस्तों सिकंदर के समय एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। कहा कि दोस्तों ये अशोक गणराज्य की स्त्रियों ने, क्योंकि पुरुष बहुत बड़ी संख्या में युद्ध में मारा गया। किसके अनुसार? यूनानी लेखकों के अनुसार। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुरु, जिसका नाम है दोस्तों पोरस, पुरु का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। यानी याद रखिएगा, पुरु का राज्य, पुरु मतलब पोरस दोस्तों, इसका राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को जो है पराजित किया था। झेलम का दोस्तों वैदिक नाम क्या है? वितिष्ठा, याद रखिएगा। तो इस नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना जो है दोस्तों राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। किसको? पोरस को। सिकंदर ने 2 नगरों निकैया और बउकेफला की स्थापना की। तो इसको भी याद रखिए, सिकंदर ने 2 नगर निकैया और बउकेफला की स्थापना की। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुआ। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात जो है दोस्तों, इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 बीसी के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब हुआ? 323 बीसी के आसपास। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में जो है अनेक यूनानी उपनिवेश जैसे निकैया, बउकेफला और सिकंदरिया स्थापित हो गए। सिकंदर के आक्रमण के बाद पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश निकैया, बउकेफला और सिकंदरिया स्थापित हो गया। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलुक शैली के सिक्के ढाले गए। तो ये भी याद रखिएगा, उलुक शैली के सिक्के जो है ये यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर जो है भारत में ये उलुक शैली के सिक्के ढाले गए थे। क्योंकि व्यापारिक संपर्क बढ़ गया था यूनान के साथ, तो उसके अनुसार दोस्तों यूनानी मुद्रा के अनुकरण पर भारत में भी उलुक शैली के सिक्के ढाले गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिएगा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था दोस्तों? तो ये नंद वंश का शासन था। इसको याद रखिए, चूंकि धनानंद का समकालीन सिकंदर को बताया जाता है, इसका मतलब उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, ये तो अभी पढ़ लिए, अभी जस्ट सब्जेक्टिव में देखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था दोस्तों? तो ये धनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 बीसी में भारत छोड़ दिया। सही है दोस्तों। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, वो धनानंद के समय में दोस्तों आया था। तो ये तो
चंद्रगुप्त मौर्य के समय गलत है, यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, तो ए सही है केवल। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन इसका देखिएगा दोस्तों, क्या है कि हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 325-26 BC के बसंत ऋतु के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 BC के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने और आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध जो है शस्त्र धारण किया था दोस्तों? तो ये आपको पूछ रहा है कि किस भारतीय गण ने, तो ये दोस्तों अभी जस्ट पढ़े हैं। कौन था? अशोक जो है ये गणराज था जिसकी राजधानी थी मस्क। इसको याद रखिएगा, अशोक की राजधानी मस्क जी थी दोस्तों। यहाँ पुरुषों के अधिक मात्रा में मारे जाने के कारण दोस्तों स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, अशोक की राजधानी मस्क में। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मस्क थी। यूनानी लेखक के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। नेक्स्ट दोस्तों ना 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में जो है सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी दोस्तों, सही बात है। उसकी फौज जो है बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यस दोस्तों सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, गलत, ये अच्छा प्रशासक नहीं था। यानी सिकंदर की सफलता का ये 3 कारण दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 1 2 3, इसको याद रखिएगा। तो 1 2 3 इसका सही चयन हो जाएगा, उत्तर 1 2 3। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, सिकंदर की भारत में सफलता उपर्युक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य है। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्ति का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ है यानी तात्पर्य है कि यह उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, क्योंकि 28 स्वतंत्र शक्ति का उल्लेख किया है उस समय की। और उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ तो थी, पर जो है अच्छा प्रशासक नहीं कर सकते हैं। आम्भी जैसे दोस्तों तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया सिकंदर को, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। चूंकि हमारे यहाँ जो आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासक थे, उन्होंने सिकंदर का सहयोग दिया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था दोस्तों? तो पुरु, याद रखिएगा, पुरु या पोरस, ये झेलम नदी के तट पर। झेलम का दोस्तों वैदिक नाम है, प्राचीन नाम बितिस्ता नदी के तट पर जो है सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस या पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपने राज्य और कुछ नए इलाके दे दिए। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था दोस्तों? तो ये डायमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था सिकंदर के साथ। ये डायमेकस दोस्तों राजदूत है, किसका? एंटीयोकस जो सीरिया का शासक था दोस्तों, उसका राजदूत है डायमेकस। देखिएगा, डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा थे एंटीयोकस। इन्होंने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। तो ठीक है दोस्तों, तो ये यानी सीरिया के राजा एंटीयोकस के राजदूत डायमेकस जो है, इसको डायमेकस को जो है एंटीयोकस जो है सीरिया के राजा, ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इसका करेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन का कि डायमेकस जो है ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। दोस्तों यूनानी आक्रमण से संबंधित जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में कंप्लीट किया गया है।
आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू।